हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है खिलजी वंश मध्यकालीन इतिहास से। दोस्तों, इस सेशन में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, खिलजी वंश। दोस्तों, इससे पहले हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो है अपना गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जिसकी हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा था जब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन, इस पर एक नज़र डालते हैं। खिलजी वंश से थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। तो दोस्तों, कैकूबाद, दोस्तों बलबन के बाद उसका जो कै खुसरो का पुत्र होता है, तो कैकूबाद को क्या है दोस्तों, सम्राट बनाया जाता है। वैसे दोस्तों, बलबन की जो इच्छा थी कै खुसरो को बनाने के लिए था कि जो उसका पुत्र था कै खुसरो, उसको सम्राट बनाया जाए। पर क्या है, कुछ अमीरों और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और जो उसका फखरुद्दीन का जो कोतवाल था उसके दामाद के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, कैकूबाद को दोस्तों सम्राट बना दिया जाता है। और कैकूबाद दोस्तों सम्राट बनता है। उसके बाद दोस्तों ये वहाँ से लाल महल से निकलकर कहाँ रहने लगता है, जाके किलखोरी में, यमुना के किनारे एक किला बनाता है, एक शहर बनाता है किलखोरी, और वहीं से रहकर दोस्तों राज करता है। लास्ट समय में क्या होता है दोस्तों, इसको क्या होता है, लकवा मारा जाता है। और दोस्तों क्या होता है, इसके बाद जलालुद्दीन जो खिलजी था, इसने क्या किया दोस्तों, कैमूर्स क्या था, वो नवजात बच्चा था, एक छोटा सा, बहुत कम उम्र की थी इसकी। इसे शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से, शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से क्या है, राजगद्दी पे बिठा देता है और उसका मंत्री बन जाता है कैमूर से। दोस्तों, कैकूबाद को क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा इसे उसी लकवा की अवस्था में क्या है, अमना नदी में फिकवा दिया जाता है। इस तरह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और कैमूर्स को दोस्तों क्या होता है, 2-3 महीने के बाद क्या है, ये जो फिरोज खिलजी जो था उसने इसकी हत्या करवा देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस तरह से देखा है हमने कि गुलाम वंश का जो था अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या के साथ ही ये गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश चालू होता है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो शुरुआत होती है 1290 से लेकर और 1320 तक। अगर हम देखें तो सल्तनत काल में जितने भी वंश हुए हैं, तो उनमें से सबसे कम समय तक शासन खिलजियों ने किया है, खिलजी वंश ने। और सबसे अधिक दोस्तों किसने किया, तुगलक वंश ने किया है। तो खिलजी वंश हम देखेंगे तो खिलजी वंश में दोस्तों क्या, जलालुद्दीन खिलजी, जिसको फिरोज खिलजी कहा जाता था, और ये सेना में क्या था, सेना में कार्यरत था। और ये बलबन के समय से दोस्तों सेना में भर्ती था। तो इसने बलबन कैकूबाद के समय में क्या है, सेना में बहुत अच्छा रोल मंगोल को खिलाफ दोस्तों क्या है, इसने बहादुरी दिखाई और कई युद्ध जीते। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, फिरोज खिलजी क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसी को दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है, जब वो मंगोलों के खिलाफ इसने क्या है, युद्ध जीता, तो इसे बलबन ने क्या, सर ए जहांदार की उपाधि दी। इसका अर्थ होता है शाही अंगरक्षक, सर ए जहांदार की उपाधि मिलती है। और वहीं दोस्तों क्या होता है, कैकूबाद ने दोस्तों क्या है, जब ये मंगोलों से इसकी जीत होती है तो इसे एक उपाधि देती है, दिया कैकूबाद ने शाइस्ता खां। खिलजी इसे फिरोज खिलजी को कौन सी उपाधि देते हैं, फिरोज शाइस्ता खां। और इसे जो पद दिया जाता है आरजे मुबालिक का, ये सेना मंत्री का पद होता है, आरजे मुबालिक, इस पद पर इसको नियुक्त कर दिया जाता है। किसने किया था, कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग ये शासक था, सबसे बुजुर्ग था, इसने शासन किया दोस्तों। और इसी के समय क्या होता है, कड़ा मानिकपुरम मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। तो ये देखो हम इस पे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो वो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप देख लेते हैं कि जो जलालुद्दीन के अगर पिता की बात करें कि पिता कौन थे, तो इसका पिता जो थे वो कायम खां थे। जलालुद्दीन के पिता का नाम जो था कायम खां था। इनको युग्रेस नाम की उपाधि मिली हुई थी कायम खां को, जो कि जलालुद्दीन के पिता थे।
अगर बात करें कि जलालुद्दीन का जो भाई था दोस्तों कौन था, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन ये जलालुद्दीन खिलजी का भाई था, जिसकी बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। और शिहाबुद्दीन के दोस्तों क्या थे, 2-3 पुत्र थे दोस्तों। एक का नाम था अलाउद्दीन, एक का नाम था अलाउद्दीन, और दूसरे का नाम था अल्मास बेग। अल्मास बेग, अल्मास बेग। तो दोस्तों और एक कुतलुक खान भी था। तो ये 2 अल्मास बेग और अलाउद्दीन खिलजी, इनकी परवरिश दोस्तों किसने की थी, जलालुद्दीन के ही द्वारा की गई थी। तो ये भतीजे थे जलालुद्दीन के दोनों, अलाउद्दीन और अल्मास बेग, और इनकी किसने परवरिश की थी, जलालुद्दीन के द्वारा की गई, क्योंकि उसका जो भाई था शिहाबुद्दीन की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखते हैं, जैसे कि दोस्तों जब ये लाल महल में, किलखोरी में इसका राजवेश होता है, और जब लाल महल में पहुंचता है, किसके, लाल महल बलबन का, जो बलबन के द्वारा बनवाया गया लाल महल था, और उसमें जब देखता है बलबन की राज गद्दी को देखता है, तो ये उस पर सिंहासन रूढ़ नहीं होता है, और जब तक इसने शासन किया ये उस गद्दी पर नहीं बैठता है। क्यों, इसने मना कर दिया था कि ये हमारे सुल्तान की गद्दी है और इस पर हम बैठ नहीं सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जलालुद्दीन के जो पुत्र भी थे, तो जलालुद्दीन के 3 पुत्र थे, जलालुद्दीन के 3 पुत्र थे। यहाँ पे दोस्तों 2 पुत्र लिखे हुए हैं। तो जलालुद्दीन के दोस्तों एक पुत्र का नाम था इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन जिसे खाने खाना की उपाधि मिली थी, इब्राहिम खान खाना की उपाधि मिली हुई थी। वहीं दोस्तों हिसामुद्दीन, दूसरा कौन था, हिसामुद्दीन, और जिसको अरकली खां की उपाधि मिली थी, अरकली खां के नाम से जाना जाता था। और ये व्यक्ति इख्तियारुद्दीन जो था उसका पुत्र, वो खान खाना की उपाधि से जाना जाता था। और तीसरा पुत्र दोस्तों तो कद्र खां की उपाधि से जाना जाता था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जलालुद्दीन के कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे, अरकली खां और खान खाना और कद्र खां। ये दोस्तों 3 पुत्र थे। सुल्तान के चाचा दोस्तों कौन थे, तो सुल्तान के चाचा का जो नाम था मलिक हुसैन था। तो मलिक हुसैन, मलिक हुसैन यानी आप कह सकते हो ये कायम खां के भाई थे, कायम खां जलालुद्दीन के भाई पिता थे। तो ये मलिक हुसैन जो कौन थे, जलालुद्दीन के चाचा थे, और इन्हें ताजुल पद दिया गया था, इन्हें ताजुल पद पर इन्हें दोस्तों आसीन किया गया था। वहीं भतीजे अलाउद्दीन को दोस्तों क्या पद दिया गया था, अलाउद्दीन जो थे अमीर ए तुंजक पद पर इनको नियुक्त किया गया था। अमीर ए तुंजक अलाउद्दीन को ये पद दिया गया था। वहीं मौजुद्दीन अल्मास बेग को जो पद दिया गया था आखूर बेग दिया गया था। आखूर बेग के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, अल्मास बेग को, और अलाउद्दीन को अमीर तुंजक पद पर आसीन किया गया था। वहीं सुल्तान के जो भाई थे दोस्तों मलिक खामोश, सुल्तान के भाई एक और थे मलिक खामोश, इनको युगरेज खान की पदवी दी गई थी, और आरिज मुबालक का पदवी दिया गया था। आरिज मुबालक का पदवी इन्हें दिया गया था मलिक खामोश को। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो वजीर का पद किसे दिया गया था, वजीर का पद दोस्तों दिया गया ख्वाजा खातिर को दोस्तों वजीर का पद दिया गया था। वहीं दिल्ली का जो कोतवाल किसे था, तो दिल्ली का कोतवाल दोस्तों कौन था, फखरुद्दीन था, पहले भी था और इस समय भी फखरुद्दीन को ही बनाया जाता है। दोस्तों जो फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल कब बलबन के समय में भी होता है, कैकूबाद, कैमूर और इसके जलालुद्दीन के समय भी फखरुद्दीन ही दिल्ली का कोतवाल होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों दिल्ली का जो कोतवाल फखरुद्दीन और मलिक छज्जू। दोस्तों ये मलिक छज्जू कौन था, ये मलिक छज्जू जो था वो बलबन का भतीजा था, मलिक छज्जू था। और इसे दोस्तों क्या किया गया था, इसे कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार बनाया गया था। मलिक छज्जू को, जो कि बलबन का भतीजा था। ये एकमात्र बलबन के वंश का एकमात्र जीवित व्यक्ति था मलिक छज्जू। सुल्तान का जो भांजा था मलिक अहमद चब, तो सुल्तान का दोस्तों एक भांजा भी था, इसे मलिक अहमद चब भी था। ये मलिक
ये सुल्तान जलालुद्दीन का भांजा था। मलिक अहमद चप और ज़्यादातर सुल्तान के साथ में ही रहता था। तो इस तरह से दोस्तों जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठता है, वो अपने जो भी सगे संबंधियों को किस तरह से पदवियाँ देता है। आगे देखते हैं दोस्तों मलिक छज्जू का विद्रोह। तो अभी हमने देखा कि मलिक छज्जू का जो विद्रोह है वो कैसे होता है। तो मलिक छज्जू का दोस्तों विद्रोह कर देता है, अपने नाम के सिक्के डालने लगता है और कोई भी राजस्व जो होता है वो सुल्तान के लिए नहीं भेजता है। दोस्तों मलिक छज्जू को गिरफ्तार करके जब सुल्तान के सामने लाया जाता है और जो बाद में क्या होता है, सुल्तान उसको क्षमा कर देता है। बाद में क्या है, मलिक छज्जू की हत्या कर दी जाती है। मलिक छज्जू की हत्या कर दी जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन को भागवादी कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन को भागवादी कहा था। और इसके जो दो बेटे थे पता ही है, कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी को दे देगी। तो दोस्तों क्या होता है, जब मलिक छज्जू को गिरफ्तार करके लाया जाता है तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका जो बेटा अरकली खां था, अरकली खां ने इसके विद्रोह को दबाया था और उसकी जो मदद की थी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी और अरकली खां ने मलिक छज्जू को गिरफ्तार करके और उसके पराजित किया था। तो इसी खुशी में होकर क्या करते हैं कि जो मलिक छज्जू को दोस्तों कहाँ मुल्तान भेज दिया जाता है, अरकली खां के साथ में वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। अरकली खां करा देता है और वहीं इसकी मलिक छज्जू को मृत्यु हो जाती है। और जो कड़ा और मानिकपुर की जो जागीर थी वो किसे दे दी जाती है? अलाउद्दीन खिलजी को दे दी जाती। कड़ा और की जागीर और मानिकपुर की जागीर इसे दे दी जाती मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद। आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो जलालुद्दीन खिलजी था इसके जो दरबार में रहने वाले जो थे अमीर खुसरो इसके दरबार में रहते थे और हसन देहलवी ये इसके दरबार में रहते थे। अगर हम बात करें कि अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा और आशिका उल अनवर, फिफ्ता नूर फतह, खिजाइन उल फतू और नूर सिपेहर, किरान उल सादे, ये दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं किसके? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। इनमें से अगर बात करें तो तुगलकनामा सबसे इम्पोर्टेंट है और नूर सिपेहर भी बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसके बाद फिफ्ता और ये सभी दोस्तों हैं उसकी इम्पोर्टेंट कुछ पुस्तकें यहाँ दी गई हैं, आपको याद कर लेनी है। अगर हम अमीर खुसरो के थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं कि इनका जो जन्म होता है, तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे दोस्तों कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने कम से कम 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तानों का शासन निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और अमीर खुसरो को तोते ए हिंद के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म दोस्तों 1253 ईस्वी में कहाँ होता? पटियाली में होता। पटियाली दोस्तों कहाँ है? ये कासगंज जिला में स्थित है। कासगंज जिला में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला में एक कस्बा है, एक छोटा सा शहर है पटियाली। और इसी में दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में हो जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो अमीर खुसरो जो था वो कव्वाली, गजना और पहेली और सितार और तबला के इन्हें जनक माना जाता है। वही खड़ी बोली हिंदवी का किसने प्रयोग किया? किसके? अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग किया। आगे देखें दोस्तों, जो जलालुद्दीन था दोस्तों इसकी समय में क्या होता है? एक सीदी मौला का भी विद्रोह होता है। जलालुद्दीन के समय सीदी मौला का विद्रोह होता है। तो सीदी मौला दोस्तों जो था एक बहुत बड़ा संत था और उसके दरबार में लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। और इसके कहा जाता है कि इसके कुछ सदस्यों के द्वारा सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा गया, जो कि जानकारी सुल्तान को हो जाती है। इसको सीदी मौला को गिरफ्तार करके दरबार में लाया जाता है और उसके कई बार अपना षड्यंत्र को कबूल ना करने पर सुल्तान को दोस्तों क्या है? गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है? इसको हाथी के पैरों तले इसकी दबवा दिया, कुचलवा दिया जाता है। किसे? सीदी मौला को। दोस्तों कहा जाता है, वर्णी कहता है, इतिहास का जो वर्णी है वो कहता है कि उस दिन जिस दिन सीदी मौला को हाथी के तलों कुचलवाया गया था उस दिन भयंकर तूफान आया, सूखा पड़ा। उस साल भयंकर सूखा पड़ा, लोग तरह तरह करने लगे और बहुत भयंकर ही उस साल तूफान
आया था। जिसी के लोग कहते हैं कि जिसी के प्रणति रूप में क्या है, सीधी मौला के रूप में क्या है कि जो जलालुद्दीन की भी इसी रूप से हत्या हो जाती है। तो सीधी मौला के समय एक भयंकर तूफान आता है। याद रखना, सीधी मौला का जो विद्रोह होता है तो उसमें कोई खास इतना नहीं है कि इतना याद रखना, सीधी मौला और मलिक छज्जू का जो विद्रोह होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जलालुद्दीन के समय क्या होता है, मंगोल आक्रमण होता है। तो जो मंगोल आक्रमण होता है तो वो किसके ने, हलाकू के जो नेता थे अब्दुल्ला, हलाकू जो पौत्र था, हलाकू मंगोल नेता था और इसका जो पौत्र था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के नेतृत्व में दोस्तों क्या है, भारत पे आक्रमण होता है। और जो कि दोस्तों इसका जो सामना करता है उल्गू खां के द्वारा किया जाता है। और उल्गू खां क्या होता है, ये अब्दुल्ला को दोस्तों पराजित कर देता है। तो इसके साथ दोस्तों क्या होता है, राय नामक जगह पर क्या होता है, ये सारे मंगोल थे ये बस जाते हैं वहीं पे, उसी जगह पे भारत में बस जाते हैं। इन्हें कालांतर में दोस्तों नए या नवीन मुसलमान के नाम से इन्हें जाना गया, इन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया दोस्तों। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इतने 4000 मुसलमानों को एक राय जगह पर बसाया था और ये कालांतर में नवीन मुसलमान के नाम से जाने गए। तो जो अब्दुल्ला के साथ में जो भी लोग मंगोल चंगेज जो भी लोग आए थे तो उनको क्या किया, नए मुसलमान बना दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि जब जलालुद्दीन था तो उसी समय क्या होता है कि जो उसका भतीजा कड़ा मानिकपुर में शासन कर रहा था, कौन कर रहा था, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन क्या होता है, एक योजना बनाता है देवगिरी पे आक्रमण करने का। देवगिरी दोस्तों कहाँ था, दक्षिण भारत में स्थित, जहाँ इसका नाम दौलताबाद भी है। और यहाँ का जो राजा था रामचंद्र देव था। और इसकी दोस्तों इस पे युद्ध करने सुना जाता है कि इसके पास अपार संपदा थी। और इसी के लिए दोस्तों क्या है, लालच रूप में क्या है, अलाउद्दीन इस पर आक्रमण करता है। और जो कि जलालुद्दीन को झूठी खबर देता है कि वो चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा है और वहीं पे योजना आक्रमण करने गया है। जबकि वास्तविक में दोस्तों क्या होता है, ये देवगिरी पर आक्रमण करता है 1296 ईस्वी में। दोस्तों जब ये युद्ध करना है तो उस पर आक्रमण करने जाता है तो ये अपना राज्य में दोस्तों क्या होता है, बर्नी के जो चाचा थे उस समय मलिक अलाउल मुल्क को क्या है दोस्तों उस समय राज्य की देख रेख में छोड़ जाता है और स्वयं क्या होता है, देवगिरी पर आक्रमण करने चला जाता है। दोस्तों वहाँ से रामदेव को पराजित करने के बाद वहाँ से अपार धन संपदा लूट के लाता है और उससे एलिचपुर का जो उसका भूभाग था उसका जो कर था प्रतिवर्ष देने के लिए वादा किया था, किसने, रामचंद्र देव ने। और उसका सारा जो कुछ धन दौलत जो थी वहाँ से लूट लाया। अपार धन संपदा लोग इतनी मिली कि वो दोस्तों गरीबों और अमीरों को दोस्तों उसने खुलेआम इतनी दौलत बांटी कि बाद के राय शासक जो हुए उन्होंने भी उस दौलत को खर्च नहीं कर पाया। दोस्तों जब ये समाचार किसे मिलता है, जलालुद्दीन को मिलता है, तो उसका जो भतीजा नहीं मलिक अहमद चप जो था उसने उसको समझाया कि ये सही नहीं है। जलालुद्दीन ने आपसे झूठ बोलकर ये किया। और दोस्तों क्या होता है कि ये मिलने के लिए क्या है, कड़ा और मानिकपुर जाता है, जो कि उसे अलमास बेग के द्वारा दोस्तों इसे बुलाया जाता है जलालुद्दीन को। अलमास बेग दोस्तों क्या होता है, दरबार में आता है जलालुद्दीन के और कहता है कि दोस्तों जो उसके भाई है कौन, अलाउद्दीन, बहुत डरा हुआ है आपसे और वो दोस्तों कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ले, इसलिए वो आपको से मिलना चाह रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों क्या है, जलालुद्दीन उससे मिलने के लिए जब जाता है तो अलाउद्दीन क्या करता है, अपना जो राज दरबार कड़ा से हटाकर कहाँ पहुँचा देता है, मानिकपुर। और मानिकपुर यानी बीच में गंगा होती थी। इस तरह इसकी ये जलालुद्दीन की सेना थी और इधर दोस्तों अलाउद्दीन वह खड़ा हुआ था अपने साथियों के साथ में। दोस्तों अलमास बेग जब इसके पास आता है जलालुद्दीन के साथ पास में गंगा के इस पार और कहता है कि अगर आप अपने साथियों के साथ अगर हमारे भाई से यानी अलाउद्दीन से मिलने जाएंगे
तो वो इतना भयभीत है, डरा हुआ है कि कहीं अपने आत्महत्या कर ले। इसलिए उनका अनुरोध है कि आप उससे मिलने के लिए नंगे यानी बिल्कुल कोई तलवार यानी कोई औजार साथ लेके नहीं जाएंगे। और ये बात जलालुद्दीन उसको मान लेता है और वो नदी अकेले क्रॉस करता हुआ उसके शिविर में मिलने जाता है। वहाँ दोस्तों क्या होता है, उसकी पूर्व योजना जो थी उसी के द्वारा क्या होता है, जो नुसरत खान जो था, नुसरत खान के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इशारा करते ही क्या है, मलिक सलीम के द्वारा दोस्तों उस पर तलवार से आक्रमण कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों इख्तियारुद्दीन जो कि हत्यारा था, इख्तियारुद्दीन ने उसका जो सिर था सर से अलग कर दिया, सर से अलग कर देता है। इस तरह दोस्तों जो जफ़र खान ने ये योजना पूरी किसने बनाई थी, जफ़र खान ने बनाई थी। और इख्तियारुद्दीन ने उसका सिर को कत्ल कर दिया था। और पहला वार किया था किसने, मलिक सलीम के अहमद सलीम के द्वारा किया गया था। और इशारा दोस्तों किसने किया था, नुसरत खान के द्वारा किया था। इसमें दोस्तों अलमास बेग भी शामिल था इस योजना में, और जो बरनी का चाचा था अला उल मुल्क ये भी शामिल था। दोस्तों कहा जाता है कि जलालुद्दीन के मरने के बाद दोस्तों जो भी इस घटना के जिम्मेदार थे दोनों सबका बहुत बुरा हाल होता है। वहीं देखते हैं नुसरत खान का जल्दी ही मारा जाता है, और आगे देखते हैं नुसरत खान भी मारा जाता है। अलमास बेग भी जल्दी 2-3 साल में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं मलिक सलीम की भी मृत्यु हो जाती है, कुष्ठ रोग हो जाता है। मलिक सलीम को क्या कुष्ठ रोग हो जाता है। और इख्तियारुद्दीन जो था जिसने उसका सिर धड़ से अलग किया था, ये क्या होता है दोस्तों, पागल हो जाता है, इस तरह से पागल हो जाता है। और अला उल मुल्क की भी दोस्तों विषम परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो भी इस घटना के कारगर दोषी थे लोग, उन सभी को प्राकृतिक रूप ने कहीं की सजा या दंड दे दिया था। तो इस तरह से क्या होता है, जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है उसके स्वयं भतीजे के द्वारा। कब कर दी जाती है, 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन की ने करवा दी थी। दोस्तों जो अब देखते हैं आगे हम, जो देवगिरी अभियान के आने के बाद, तो देवगिरी कब इसने हत्या कर दी थी, उसको जब इसने जो वहाँ से देवगिरी विजय प्राप्त कर ली थी और उससे मिलने के लिए कौन आया था, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो यहाँ से अभियान के आने के बाद यहाँ से जो रामचंद्र यहाँ का राजा कौन था देवगिरी का, हमने बताया कि रामचंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी के जो उपनाम था दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक किसने शासन किया था, अलाउद्दीन ने। इसके बचपन का नाम था अली गुरसाब था दोस्तों, अली गुरसाब। अन्य नाम की बात करें, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा, युग का पिता और अमीर उल सानी, इन नाम से दोस्तों उसे जाना जाता था। इसका राजवेशक दोस्तों कहाँ होता है, लाल महल में, दिल्ली के लाल महल में होता है। 22 अक्टूबर 1296 को ये अपना राजवेशक कराता है। तो दोस्तों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है दोस्तों अपने विजय अभियान क्या किए, तो आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये राजवेशक होता है। वहीं दोस्तों क्या होता है, जो जलालुद्दीन की पत्नी थी मलका ए जहां ने दोस्तों क्या किया था, अपने सबसे छोटे पुत्र कद्र खां को दोस्तों सुल्तान घोषित कर देती है और वहीं से राज्य करना शुरू कर देती है, दिल्ली से राज्य करना शुरू कर देती है। जबकि जो जलालुद्दीन का बेटा अरकली खां था उस समय कहाँ था, मुल्तान में था, और दोस्तों उसने वहीं पर रहना उचित समझा। कहते हैं कि लोग दोस्तों अरकली खां को उस समय उस युग का रुस्तम कहा जाता था, जिससे अलाउद्दीन बहुत डरता था। और जब उसने देखा कि अरकली खां वहीं रुका हुआ है तो ये से देखकर वो अलाउद्दीन बहुत खुश हुआ था। तो उस युग का रुस्तम किसे कहा जाता था, अरकली खां को कहा जाता था। और जलालुद्दीन की जो पत्नी थी मलका ए जहां ने किसे सुल्तान घोषित किया था, कद्र खां को गद्दी पर बिठा दिया था। तो ये दोस्तों अब देखेंगे जो अलाउद्दीन के समय क्या होता है, कुछ मंगोल आक्रमण होते हैं दोस्तों, मंगोल आक्रमण होते हैं। तो जिसकी कितने आक्रमण होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला आक्रमण किसके, कादर खां के नेतृत्व में होता है। दूसरा दोस्तों होता है साल्दी के नेतृत्व में,
साल्दी के नेतृत्व में दूसरा मंगोल आक्रमण होता है। तीसरा होता है कुतलुक ख्वाजा के कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में होता है। वहीं तारगी तीसरा, चौथा होता है तारगी के नेतृत्व में होता है। और इसके बाद अली बेग, पांचवा होता है अली बेग के नेतृत्व में दोस्तों ये आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी पर। तो बात अब दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं ये। तो दोस्तों यो हाँ, देवगिरी पे दोस्तों क्या होता है, जो देवगिरी पे आक्रमण करता है। तो अब इसके पहले उत्तरी भारत के आक्रमण हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन के द्वारा जो पहले 4 सेनापति थे, कौन कौन से थे ये देखते हैं। 4 सेनापति थे। उल्गू खां जो उत्तर भारत का विजय अभियान जिसने देखा। जफर खान ने दोस्तों मंगोल विजय की। वहीं नुसरत खां उत्तर भारत में विजय प्राप्त की और मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर भारत का जो विजय। तो उत्तर भारत का जो विजय हुआ दोस्तों, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब हुआ दोस्तों? तो गुजरात अभियान 1297 से 98 ईस्वी तक गुजरात पर आक्रमण किया गया था। और यहाँ के जो राजा था, राजा कर्णदेव था, को हराया था। और उनकी जो पत्नी थी रंग कमल देवी, कमल देवी के साथ में क्या कर लिया था, अलाउद्दीन के द्वारा शादी कर ली गई थी। वहीं यहाँ से मलिक काफूर, तो गुजरात विजय के दौरान ही क्या होता है, यहाँ पे एक मलिक काफूर मिलता है। किसे? नुसरत खां को। नुसरत खां ने इसे 1000 दीनार में खरीदा, इसीलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था। किसे? मलिक काफूर को। आगे देखें, रणथंभौर का अभियान दोस्तों 1301 में होता है। और यहाँ का जो राजा होता है हमीर चौहान। हमीर चौहान होता है, इसकी जो पत्नी थी रंग देवी थी। और रंग देवी के द्वारा जौहर प्रथा कर लिया जाता है। जौहर दोस्तों क्या होता है, जब स्त्रियां जान लेती थी कि उनकी जो पति हैं उनकी युद्ध में हार हो चुकी है, तो शत्रु से बचने करने के लिए क्या है, ये अपने आप को अग्नि में जलाकर भस्म कर देती थी। इसे जौहर प्रथा कहा जाता था। दोस्तों जो उनकी हार का कारण था, रणमल और रतिमल जो एक उनके मंत्री थे, इन्होंने धोखा दिया। इस वजह से क्या होता है, अमीर चौहान की हार हो जाती है। इसी युद्ध में दोस्तों क्या है, नुसरत खां की मौत हो जाती है और उल्गू खां जो होता है वो पराजित हो जाता है रणथंभौर अभियान में। आगे देखेंगे चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़ पर भी दोस्तों उसने आक्रमण किया था। कब किया? 1303 ईस्वी में। तो यहाँ के जो राजा था राणा रतन सिंह था। इसकी जो पत्नी थी नागमती थी और दूसरी पत्नी जो थी पद्मिनी थी। तो पद्मिनी ने क्या किया, इसने भी जो दोस्तों जौहर किया था। और जो कहाँ की राजकुमारी थी, सिंगल देव यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी थी। और इसने भी क्या देखा, जब युद्ध में राणा रतन सिंह हार चुके हैं तो इसने भी क्या किया, जौहर कर लिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को सुन रखा था जो रानी पद्मिनी है बहुत ही खूबसूरत है और वो उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों क्या होता है, तो ये इनके यहाँ जो कुछ सेनापति थे राघव चेतन और दामोदर कटी के द्वारा धोखा दिया गया था, जिससे राणा रतन सिंह का युद्ध में पराजय हुई थी। इनके ऊपर दोस्तों लिखी गई एक पुस्तक है, इसकी पद्मिनी के ऊपर, पद्मावत। तो ये पद्मावत दोस्तों किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखी गई है 1540 ईस्वी में। इन्हीं की सेना में दोस्तों 2 सेनापति थे जो बहुत ही प्रतापी महत्वाकांक्षी थे, गोरा और बादल। तो गोरा और बादल दोस्तों किसकी सेना में शामिल थे, अलाउद्दीन खिलजी के। मालवा का अभियान दोस्तों क्या होता है, 1305 में होता है। महलक देव हार जाते हैं। महलक देव क्या होता है दोस्तों, आगे देखते हैं दक्षिण विजय का पहला अभियान क्या होता है। दक्षिण विजय का पहला अभियान, तो दक्षिण विजय का पहला अभियान दोस्तों देवगिरी में होता है। तो देवगिरी में दोस्तों सबसे पहले कब होता है, जब जलालुद्दीन शाह सम्राट था और रामचंद्र देव यहाँ के दोस्तों शासक थे। 1296 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे वो स्वयं दोस्तों आक्रमण करता है। इसके बाद दोस्तों वो दोबारा, क्योंकि रामचंद्र देव ने जो उसको कर देना बंद कर दिया था और इसलिए क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या, अब मलिक काफूर के नेतृत्व में उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और मलिक काफूर ने क्या है, रामचंद्र देव को हरा के क्या किया दोस्तों, उसे अलाउद्दीन के दरबार में भेज देता है रामचंद्र। और उसकी जो पत्नी थी झत्तपाली, क्या नाम थे, झत्तपाली के साथ में क्या करता है, वो विवाह कर लेता है। कौन से कौन,
आगे अलाउद्दीन, और दोस्तों जब वो दरबार में रामचंद्र पहुंचता है तो अलाउद्दीन के द्वारा उसे राय रायन की उपाधि दी जाती है। राय रायन की उपाधि कैसे दी जाती है? रामचंद्र देव को। दोस्तों आगे इसके बाद दोस्तों तेलंगाना पर वो आक्रमण करता है। तेलंगाना की जो राजधानी थी वारंगल थी, और इसका जो राजा यहाँ राज कर रहा था वो प्रताप रुद्रदेव था, जो कि 1304 ईस्वी में इसने आक्रमण किया 1309 में। और यहीं से दोस्तों उसे कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा किसे? मलिक काफूर को मिला था, और मलिक काफूर ने दोस्तों इसे अलाउद्दीन को दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किसे दे दिया था? मुबारक खां खिलजी को। मुबारक खां खिलजी को इसे दे दिया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? होयसोल पर आक्रमण होता है। होयसोल की राजधानी द्वार समुद्र थी। यहाँ का जो राजा था वीर बलाल था तृतीय, और 1310 ईस्वी में यहाँ पर इसमें आक्रमण करता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है? यहाँ से दोस्तों दक्षिण में पांड्य राज था, इस पर आक्रमण करता है। यहाँ जो था उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था सुंदर और वीर पांड्य में। यहाँ का जो अवैध संतान थी वीर पांडे, औरस पुत्र जो था सुंदर पांडे था। तो इनके जो पिता की मृत्यु जल्द ही हो चुकी थी, ये उत्तराधिकारी युद्ध में दोनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो दोस्तों सुंदर पांडे ने क्या है? गद्दी हथिया ली थी। वीर पांडे ने क्या? मलिक काफूर से सहायता मांगी है। तो दोस्तों क्या होता है कि मलिक काफूर जब सुंदर पांडे पर आक्रमण करता है, सुंदर पांडे भाग जाता है वनों में। कई महीनों तक उसको पीछा करता रहता है मलिक काफूर, पर अंत तक क्या होता है? सुंदर पांडे को वो गिरफ्तार नहीं कर पाता है। और इसलिए जो पांडे राज पर जो उसकी विजय थी वो क्षणिक विजय थी, क्योंकि जैसे दक्षिण भारत से मलिक काफूर के वापस लौटने पे क्या होता है? सुंदर पांडे क्या है? अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो अलाउद्दीन के द्वारा दोस्तों कुछ कार्य किए गए हैं। तो अलाउद्दीन के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई, एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। दोस्तों अभी तक जो सैनिक थे उनको एकता प्रथा यानी कोई जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, अब क्या सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता है। और उसने हुलिया लिखवाना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लिखवाना शुरुआत की थी। घोड़ा दागने की प्रथा भी की थी। भू राजस्व दोस्तों क्या है? इसने 50% यानी 1/2 लिया था। स्वराज कर के रूप में भू राजस्व 50% लिया। वहीं खुम्स कर दोस्तों क्या लिया? 4/5 कर। यानी अगर कोई सेना के द्वारा लूटा हुआ जो धन दौलत थी, तो जैसे कि 5 हिस्से में से 4 हिस्सा अलाउद्दीन ने लेना स्वीकार किया और 1 हिस्सा सेना में बांट दिया जाता था। तो दोस्तों क्या होता है? तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है? 5 में से 4 हिस्सा अपने पास रखा, जबकि अन्य राजाओं के द्वारा 1 हिस्सा अपने पास रखा और 4 हिस्से दोस्तों सेना में बांट दिए जाते थे। तो खुम्स दान की भूमि को क्या कहा गया? खलासा भूमि कहा जाता था। खलासा भूमि। आगे देखते हैं। तो कुछ विभाग दोस्तों बनाए हैं थे, इसके द्वारा रखे गए थे। दीवान विजारत, ये वित्त विभाग था। दीवान विजारत कौन था? वित्त विभाग था। आगे देखते हैं दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था। आरिज ये दीवान आरिज ये वित्त विभाग था। आगे हम देखेंगे इसमें से दीवान रसालत, ये विदेश विभाग था। विदेश विभाग। दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान आरिज सैन्य विभाग, और दीवान विजारत वित्त विभाग, और दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण। ये कुछ विभाग थे। माप तौल के अधिकारी को नाजिर कहा जाता है। जब माप तौल का अधिकारी होता था उसको नाजिर कहा जाता था। आगे मंडियों के प्रमुख को सायना ए मंडी कहा जाता। मंडियों के जो प्रमुख थे सायना ए मंडी कहा जाता था। आगे देखते हैं गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। बरीद, गुप्तचर को बरीद। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में जलोद रोग की वजह से हो जाती है। जलोद रोग की वजह से होती है। वहीं अमीर खुसरो दोस्तों कहता है इसकी यकृत की वजह से होती है। यकृत के में एक बीमारी होती है, उसकी वजह से हो जाती है। दोस्तों कुछ विभाग जो थे उनके अधिकारी अगर हम देखें तो जो उनके अधिकारी जो थे, जैसे हम बरीद मंडी का जो अधिकारी होता था बाजार निरीक्षक कहा जाता था। वहीं सायना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक कहा जाता था। बाजार अधीक्षक। सायना ए मंडी को बाजार अधीक्षक कहा जाता था। वहीं दीवान ए रियासत को दोस्तों इसका जो अधिकारी होता था बाजार नियंत्रक होता था। बाजार नियंत्रक होता था।
तो ये कुछ विभाग थे जिनके मंत्री हुआ करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन के निर्माण कार्य। तो अलाउद्दीन के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराए गए थे। हजार खम्मा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा और हौज खास। तो दोस्तों इसमें अलाई दरवाज़ा, जो दरवाज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुल उल मस्जिद बनवाई गई थी, तो उसी का दक्षिण दरवाज़ा इसके द्वारा बनाया गया था, उसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिनों तक गद्दी पर बैठता है। तो अलाउद्दीन की जो बाद गद्दी पर किसका शासन होता है? मलिक काफूर के द्वारा ये 36 दिनों तक शासन करता है। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठता है। तो मलिक काफूर के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठता है? मुबारक शाह खिलजी बैठता है। तो मुबारक शाह खिलजी दोस्तों क्या है? बैठता है। और तो मुबारक शाह खिलजी, तो मुबारक हसन ही उसकी मौत का कारण बना, किसके? मलिक काफूर की। और दोस्तों कहा जाता है मुबारक शाह जो था वो नंगे बदन क्या है दरबार में दौड़ा करता था और स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? मुबारक हसन, यानी मुबारक खिलजी जो था खलीफा घोषित करने वाला, अपने आप को खलीफा घोषित किसने किया? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों मार्को पोलो इटली का जो एक यात्री था वो किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन के समय ही आया था। तो दोस्तों आगे इसमें हम देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी की जो मृत्यु होती है तो किसके बाद कौन शासन करता है? तो मुबारक शाह खिलजी के बाद कै खुसरो। दोस्तों कै खुसरो जो होता है वो कै खुसरो दोस्तों शासन करता है मुबारक शाह खिलजी के बाद दोस्तों ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान, कैसा? भारतीय मुसलमान। कै खुसरो मुबारक शाह खिलजी के बाद कै खुसरो गद्दी बैठता है, ये भारतीय मुसलमान पहला ऐसा सुल्तान था। दोस्तों इसी के समय जनता ने कहा दोस्तों, जो भारत के मुसलमान थे इन्होंने एक नारा दिया था, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम का शत्रु किसे कहा गया? कै खुसरो खां को। कै खुसरो को इस्लाम का शत्रु कहा गया, या दोस्तों इस्लाम खतरे में है। और गाजी मलिक, दोस्तों क्या होता है? कै खुसरो का जो मंत्री होता है वो गाजी मलिक होता है। और गाजी मलिक दोस्तों क्या करता है? इस कै खुसरो को दोस्तों पराजित करके क्या है, एक नए राजवंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश की। तो इस तरह से दोस्तों जो खिलजी वंश था वो ख़त्म हो जाता है। और वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुगलक वंश शासन कब से कब किया। तो तुगलक वंश के बारे में दोस्तों हम देखेंगे 1320 से 1414 तक के ईस्वी में। तो इसका जो संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन। तो इसमें आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसकी दोस्तों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से दोस्तों क्या है आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो गुलाम वंश पे था, और ये दूसरा जो हमारा वीडियो है ये हमारा इस पर खिलजी वंश पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं तुगलक वंश की। और इस सभी वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अपनी तैयारी को दोस्तों और बेहतर बनाते रहिएगा और हमारे वीडियो को निरंतर देखेंगे। इसमें दोस्तों नए नए कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।